तो लेट अस स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम सैलरीज। ओके, सो अभी हम लोग पहले मैं समझा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होने वाला है। ओके, तो पर्टिकुलर और यहाँ पे आएगा अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो हमेशा होगा वो क्या होगा, बेसिक सैलरी। ठीक है, जो हमें मिलने वाला है सैलरी चैप्टर में, बेसिक सैलरी। ठीक है, तो ये क्या है, इधर मैं नोट 1 लिख रहा हूँ क्योंकि इसके आगे एक्सप्लेनेशन भी है इसके अंदर, तो नोट 1। फिर सेकंड क्या आएगा आपको, बोनस, ये है अपना नोट 2। थर्ड क्या है, एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी स्लैश अरियर्स ऑफ सैलरी। ओके, तो ये हो सकता है। फिर इसके बारे में बोनस, उसके बाद में एडवांस या अरियर्स ऑफ सैलरी। फोर्थ है कमीशन, फिफ्थ है अलाउंसेस, सिक्स्थ है प्रोविडेंट फंड, सेवेंथ है ग्रेच्युटी, एट्थ है पेंशन, नाइन्थ है लीव सैलरी, टेंथ है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, 11th है रीट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, 12th है परक्यूजिट्स। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, एक एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्लूड होगा, और ये पूरे चैप्टर में हम लोग इसके इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सब क्या हो जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस डिडक्शंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट सैलरी। अब डिडक्शंस क्या क्या है, पहली बात है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, फिर प्रोफेशन टैक्स, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, फिर आएगा प्रोफेशन टैक्स, फिर आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, तो उसके बाद में आपको क्या आएगी, नेट सैलरी। ये सब माइनस करने के बाद में इसके बाद में क्या आएगा आपको, नेट सैलरी। ठीक है, नेट सैलरी, समझ में आ गया। तो ये सब हम लोग सीखेंगे पूरा इस पूरे चैप्टर में, धीरे धीरे, और उस हिसाब से फिर हम लोग आगे का क्या बोलते हैं चैप्टर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक सैलरी से। सो लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक सैलरी। सो बेसिक सैलरी इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पर तुमको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी होगी वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अभी सेकेंड, बोनस। इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिव्ड बेसिस। ठीक है, अगर बोनस आपको मिला है तो ये टैक्सेबल होगा, अगर डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, वो आपको उस शीट में आपके अंदर नहीं डालना है, वो टैक्स जो आपने अभी मैंने पर्टिकुलर्स बताया आपको, तो बोनस के सामने आप क्या लिखोगे, 0, जब क्या होगा, डिक्लेयर होगा। अगर आपको मिला है तो बोनस के सामने जितना मिला है उतना आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड, एडवांस ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी। ठीक है, तो एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल है रिसीव्ड बेसिस पे, मतलब जब मिलेगा एडवांस तभी सैलरी आपका टैक्सेबल है। इसमें याद रखना है एक चीज, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया है एडवांस अगेंस्ट सैलरी दिया है या ओनली एडवांस दिया है, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, एडवांस सैलरी नहीं है, ये क्या कंसीडर होगा, एक लोन होगा। ठीक है, और अगर ये लोन है तो फिर क्या बोलते हैं,
ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी दिया या सिर्फ एडवांस दिया तो वो एक लोन है। अगर एडवांस सैलरी दिया, ठीक है, क्वेश्चन में, तो वो कब टैक्सेबल है? रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब फोर्थ हम लोग देखते हैं अरियर्स ऑफ सैलरी। अभी हम लोग देखेंगे अरियर्स ऑफ सैलरी। अरियर्स ऑफ सैलरी भी रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल है, मतलब जिस दिन मिलेगा उस दिन आपको। अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सैलरी क्या बोलते हैं ड्यू हो गई थी, जो क्या बोलते हैं मिलनी चाहिए थी आपको, वो आपको मिली नहीं, उसके बाद में फिर 2 या 3 महीने के बाद में मिली, तो वो क्या हो जाता है? अरियर्स हो जाता है। तो अरियर्स ऑफ सैलरी जब भी मिलेगी तब ही टैक्सेबल होगी, तो रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगी। ठीक है, फिर फिफ्थ पे आ जाते हैं हम लोग कमीशन। कमीशन है फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, ओके, तो इसमें कोई रिसीव बेसिस नहीं लिखा है। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं कमीशन जैसे भी टेक्स्ट बुक में दिया होगा उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा कमीशन ले लेना है। ओके, चाहे वो कौन सा भी हो, टर्नओवर कमीशन हो या कोई भी कमीशन हो, वो सब कमीशन क्या बोलते हैं और अदर कमीशन। ठीक है, जो भी आपका कमीशन होगा वो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें कोई रिसीव बेसिस आपको नहीं देखना। ड्यू भी हो गया होगा तो भी आपको क्या है? वो टैक्सेबल है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों ने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर लिए। बोनस आपको रिसीव बेसिस में टैक्सेबल है, एडवांस सैलरी रिसीव में। अगर लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी और एडवांस दिया है तो वो क्या कंसीडर होगा? लोन कंसीडर होगा। अरियर्स ऑफ सैलरी क्या होगा? टैक्सेबल। रिसीव बेसिस पे कमीशन फुल्ली टैक्सेबल है। कोई भी कमीशन हो, टर्नओवर हो या अदर कमीशन हो, कुछ भी हो, वो क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, और बेसिक सैलरी भी फुल्ली टैक्सेबल है। इन दोनों में, इसमें और इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है, बाकी सब में भी एग्जेम्पशन नहीं है, बट बाकी सब रिसीव बेसिस पे। ओके, हम लोग करेंगे अलाउंसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। अलाउंसेस पूरे चैप्टर में 3 टाइप के। ठीक है, एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ओके, हम लोगों ने जो देखा एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो हम लोग ने देखा था कि वो डिडक्शन के हिसाब से होगा। ये अभी दूसरे अलाउंसेस जो स्पेशल अलाउंसेस है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। और थर्ड क्या है? अदर अलाउंसेस। ओके, इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, अदर अलाउंसेस जो भी होंगे वो सब टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, टैक्सेबल फुल्ली। अब स्पेशल अलाउंस की बात करते हैं। ठीक है, स्पेशल अलाउंस में मैं आपको कोड वर्ड दे रहा हूँ। क्या क्या कोड वर्ड? फर्स्ट कोड वर्ड क्या है? कुत्ता। सेकेंड कोड वर्ड है टीसी उधर, और थर्ड कोड वर्ड है एचआरए। ठीक है, ये क्या है? ये स्पेशल अलाउंस है। इसमें आपको क्या मिलता है? एग्जेम्पशन मिलता है। क्या क्या मिलता है, कितना कितना एग्जेम्पशन मिलता है वो हम लोग समझेंगे। बट ये कौन से अलाउंसेस है? स्पेशल अलाउंसेस। कुत्ता, टीसी उधर और एचआरए, ये 3 टाइप के अलाउंसेस है जो स्पेशल अलाउंसेस है। बाकी इन सब के अलावा जो भी अलाउंस होंगे वो क्या होंगे? टैक्सेबल फुल्ली होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस हम लोग बाद में देखेंगे, स्पेशल अलाउंस और अदर अलाउंस। तो इसमें से अभी हम लोग देखेंगे स्पेशल अलाउंस कौन कौन से हैं जहाँ पर आपको क्या मिलता है? एग्जेम्पशन मिलता है, और कितने अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, तो कोड वर्ड याद रखना, कुत्ता, ए 4 है और सी 3 है, फिर टीसी उधर, और फिर थर्ड क्या है? एचआरए। ओके, समझ में आ गया। अभी हम लोग समझते हैं स्पेशल अलाउंस क्या क्या है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंस में से फर्स्ट हम लोग का क्या था कोड वर्ड? कुत्ता। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सी कितना है? 3। C1, C2, C3। ठीक है, फर्स्ट सी क्या है? कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ओके, मतलब कम्यूटेशन मतलब ऑफिस से घर जाओ, घर से वापस आओ। ठीक है, उसका क्या मिलेगा आपको? अलाउंस मिलेगा, मतलब क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो कितने महीने का, कितना रुपया एग्जाम्पशन मिलेगा? 3200 पर मंथ। लेट से आपको कम्यूटेशन अलाउंस कितना मिल रहा है? 10,000 महीने का। ठीक है, तो उसमें से 3200 क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी जो बचा 6800 वो क्या होगा? टैक्सेबल। ठीक है, एग्जेम्पशन का मतलब समझा आपको? क्या बोलते हैं? इनकम में से माइनस होगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये 3200 ही नहीं मिल रहा है उनको, 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, उसमें से इतना माइनस हो जाएगा, उसमें से इतना टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया एग्जेम्पशन का मतलब?
तो कम्यूटेशन फर्स्ट अलाउंसेस है, कम्यूटेशन मतलब ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, उसके लिए आपको मिल रहा है अलाउंस, पैसा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, फिजिकली हैंडीकैप। मतलब अगर क्वेश्चन में दिया होगा मिस्टर राजू और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन, तो उसके लिए ये अलाउंस एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर समझो मिस्टर राजू कुछ नहीं दिया है तो फिर ये जो अलाउंसेस है उसको एग्जेम्पशन है वो उसको अलाउड नहीं है। तो अगर समझो मिस्टर राजू फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो उसको ये एग्जेम्पशन नहीं होगा। तो जो उसको अलाउंस मिल रहा है 10,000 ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब सेकंड देखते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है। मतलब बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको क्या दे रहे, एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, अलाउंस दे रहा है, पैसा दे रहा है, ठीक है, कि तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ। कितने चाइल्ड होने चाहिए, मैक्स 2 चाइल्ड, मतलब 2 चाइल्ड के लिए ये क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन अलाउड है, ठीक है। कितना अलाउड है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब एक बच्चे के लिए 100 रुपया। तो अगर 2 बच्चे हुए तो आपको 200 रुपया हम हर महीना उस अलाउंस में से एग्जेम्पशन मिलेगा। लेट से आपको कितना दे रहे, वो 10,000 दे रहे, ठीक है। 10,000 आपको एम्प्लॉयर अलाउंस दे रहा है कि तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ, उसमें से आपको 2 बच्चे के लिए 200 रुपया माइनस हो जाएगा, तो 9,800 आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 200 रुपया आप क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, कितने चाइल्ड है इसके अंदर भी, मैक्स 2 चाइल्ड, मतलब 2 चाइल्ड के लिए आपको क्या मिल रहा है, एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो कितना, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, ओके, समझ में आ गया। तो 300 महीना पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे के लिए 300 रुपया आपको क्या बोलते हैं पर मंथ मिल रहा है एग्जेम्पशन, एज एन एग्जेम्पशन। यहाँ पर सब कुछ ये एग्जेम्पशन अमाउंट है, ठीक है, कितना एग्जेम्पशन मिल रहा है आपको टोटल अमाउंट में से। समझ में आ गया। फिर सी यू क्या, अंडरग्राउंड अलाउंसेस। आपको नोटबुक में क्वेश्चन में दिया होगा कि अंडरग्राउंड अलाउंसेस को दिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई दूसरा नाम आएगा, ठीक है। तो अंडरग्राउंड अलाउंसेस कितना है आपको, 800 पर मंथ, ठीक है। तो अगर आपको अंडरग्राउंड अलाउंसेस 10,000 दे रहे तो उसमें से 800 रुपया आपको क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस 200 पर महीना, ठीक है। फिर टी फॉर क्या, अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब कोई ड्राइवर हो गया, कोई कंडक्टर हो गया, ठीक है, उसको एम्प्लॉयर अलाउंस दे रहा है, ठीक है। तो उसका क्या है, 70% ऑफ द अमाउंट और 10,000 पर मंथ। लेट से अलाउंस उनको मिल रहा है 20,000, ठीक है, महीने का 20,000 मिल रहा है। तो अभी इसमें से एग्जेम्पशन क्या होगा, 70% ऑफ द अमाउंट, 70% ऑफ 20,000 कितना है, 70% ऑफ 20,000 14,000 होता है, राइट, और 10,000 विच एवर इज लोअर, तो इसमें से एग्जेम्पशन क्या मिलेगा, 10,000। तो इसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो टोटल टैक्सेबल अलाउंस कितना होगा, 10,000, ठीक है। समझ में आ गया मेरा कैलकुलेशन कैसे, 70% ऑफ द अमाउंट, जो अमाउंट मिल रहा है 20,000 मिल रहा है अलाउंस, उसका 70% करो तो 14,000 आएगा। फिर और 10,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है 10,000, तो 10,000 क्या आपको मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। फिर क्या है, A4 कुत्ता का लास्ट वर्ड ए फॉर अलाउंसेस टू आर्म फोर्स, ठीक है। आर्म फोर्स को, जो भी आर्म फोर्स में उसको क्या क्या अलाउंस मिलने वाले वो, ठीक है। उसमें से देखो 4 अलाउंसेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है। चाय, याद रखने के लिए चाय, ठीक है, CHAI चाय। सी फॉर क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस, ठीक है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस कितना है, 3,900 पर मंथ। फिर हाइट अलाउंस, हाइट अलाउंस में इतना याद रखना, अगर 9,000 से 15,000 फीट है तो 1,060 पर मंथ मिलेगा, 1060 पर मंथ, और ग्रेटर देन 15,000 फीट है तो आपको कितना मिलेगा, 1,600 पर मंथ, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस कितना है, 4,200 पर मंथ, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। और लास्ट में आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस जो है 3,200 पर मंथ, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतने सारे अलाउंसेस है जो आपको याद रखने, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला 10,000, तो आपको याद उसी टाइम याद होना चाहिए कि इसमें से 200 रुपया क्या बोलते हैं एग्जेम्पशन मिलेगा, 9,800 टैक्सेबल होगा। अगर आपको बोला चलो ट्राइबल काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस दे रहे, ठीक है, तो आप समझो 5,000 दे रहे, ठीक है, उसमें से आपको याद रहना चाहिए कि 3,900 रुपया माइनस करना है, 1,100 ही टैक्सेबल है, बाकी सब क्या है एग्जेम्पशन है। तो इतना याद रखना जरूरी है। तो इसीलिए कोड वर्ड दिया कुत्ता TC उधर,
ठीक है। सी फर्स्ट वन क्या है, कम्यूटेशन जो सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 2 चाइल्ड के लिए। थर्ड क्या है, हॉस्टल 2 चाइल्ड के लिए। फिर यू अंडरग्राउंड अलाउंसेस 800 पर मंथ। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। सिर्फ इसमें देखो कंडीशन है, बाकी सब में आपको अमाउंट दिया है, इसमें आपको कंडीशन दिया है, ठीक है। फिर अलाउंसेस टू आर्म फोर्स, उसमें से 4 याद रखना। फर्स्ट सी है काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, हाइट अलाउंस, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस और आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसका मैं नोट्स पीडीएफ में क्या बोलते हैं लिंक में डाल दूंगा, तो अगर आपको उसमें से देखना है तो उसमें से देखो, वरना आप पॉज करके इस वीडियो को लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। फिर अभी हम लोग आगे करते हैं टीसी उधर। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड जो मैंने कोड वर्ड दिया था, टीसी उधर, ठीक है। तो टीसी उधर का कोड वर्ड ये है, टी से आएगा ट्रैवलिंग ऑन टूर और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। ट्रैवलिंग ऑन टूर और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फिर आपको क्या मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस, मतलब लोकल ट्रैवल, आप घर से बाहर जा रहे हो ऑफिस के लिए, ऑफिस के बाहर आ रहे हो, ठीक है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। फिर क्या आएगा, यूनिफॉर्म अलाउंस। फिर डेली अलाउंस। डेली अलाउंस में याद रखना डेली एक्सपेंस ऑन टूर के लिए, ठीक है। आप ये डेली घर का एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे, घर के अलाउंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, टूर की। आप कहीं बाहर जा रहे हो ऑफिस के काम के लिए, आपको एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई तुम इधर जाके आओ और ये काम करके आओ, तो उसमें जो डेली अलाउंस होगा वो अलाउंस। यूनिफॉर्म मतलब जो यूनिफॉर्म होता है स्कूल के बच्चों के लिए, जो भी यूनिफॉर्म है आपको इसी नाम से दिया होगा, यूनिफॉर्म अलाउंस, तो डरने की बात नहीं है। फिर हेल्पर अलाउंसेस ऑफिस पर्पस के लिए, और लास्ट में है रिसर्च अलाउंस। तो इसमें आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्टेड, ठीक है। समझ में आ गया। तो इन सब चीज़ों में आप जितना भी स्पेंड करो, आप यूनिफॉर्म अलाउंस में 10,000 स्पेंड करो, 5,000 स्पेंड करो, फिर आप डेली अलाउंस में से 5,000 स्पेंड करो, हेल्पर में 2,000 करो, रिसर्च में 5,000 करो, जितना भी आप करो, ठीक है, उतना आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्टेड। तो लेट से आपको एम्प्लॉयर ने दिया यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए 10,000, ठीक है। 10,000 दिया, आपने उसमें से 9,000 एग्जाम यूज़ कर लिया यूनिफॉर्म के लिए, कुछ भी काम यूनिफॉर्म लेना था आपने, आपका 9,000 खर्चा हो गया, तो आपको सिर्फ 1,000 टैक्सेबल होगा, बाकी सब क्या होगा, सॉरी 1,000 टैक्सेबल होगा, बाकी 9,000 आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पशन हो जाएगा। अलाउंस इतना याद रखना, अलाउंस क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर आपको पहले दे देता है, ठीक है। वो ऐसा कोई डिडक्शन नहीं है, वो परक्यूजिट नहीं है। परक्यूजिट हम जब पढ़ेंगे तब समझेंगे क्या होता है। तो अलाउंसेस आपको समझ दे देते, पहले पैसा मिल जाता है आपको, ठीक है। उसमें से फिर आपको एग्जाम्पशन कितना है वो इस ये पूरे क्या बोलते हैं नोट से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको पहले 10,000 दे देगा एम्प्लॉयर कि ये ले भाई यूनिफॉर्म के लिए तू इतना पैसा रख, ठीक है। उसके बाद में आपने जितना खर्च किया उतना माइनस करने का, बाकी जो भी बचा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्टेड। तो जितना स्पेंड किया उतना ही एग्जेम्प्ट होगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। 10,000 दिया है तो 10,000 पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, जितना आपने खर्चा है उतना ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग आगे करते हैं HRA। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे HRA। HRA का फुल फॉर्म क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। अभी इसमें देखो एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय खुद हाउस का रेंट भर रहा है, ओके। समझ में आ गया। तो जब एम्प्लॉय हाउस का रेंट भर रहा है तभी इसको क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन मिलेगा। अब कितना एग्जेम्पशन मिलेगा वो देखते हैं, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन 3 कंडीशन है, तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आपको मिलेगा। तो 50/40% ऑफ सैलरी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एंड थर्ड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है।
रेंट पेड माइनस 10%। तो इन तीनों का क्या होना चाहिए आपको मिनिमम 50 या 40% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ओके, तो अभी देखो 50% किसके लिए वैलिड है और 40% किसके लिए वैलिड है। ठीक है, 50% आपको है मेट्रो सिटीज़ के लिए, मैं आपको नाम दे दूंगा, और 40% अदर सिटीज़ के लिए। ओके ठीक है, तो 50% है अपना मुंबई, बैंगलोर नहीं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, इन सब चीज़ों, तो इन अगर इस जगह पे आपका एम्प्लॉय का घर है और वो रेंट भर रहा है तो उसको कितना परसेंट मिलेगा एग्जेम्पशन 50%, और बाकी जगह पे उसका घर है तो उसको कितना मिलेगा 40%। ठीक है, तो अभी इतना याद रखना कि 50% 40% कब है, 50% में ये 4 सिटीज़ आती है, बाकी सब सिटीज़ के लिए क्या एप्लीकेबल है 40%। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सैलरी। ठीक है, सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्योंकि सैलरी में हम लोग ने जब देखा तो इतने सारे चीज़ देखी हम लोग ने, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्यूजेट, अलावेंस, सब कुछ। तो उसके ये इस सैलरी में क्या इंक्लूड है, ये सब सैलरी इस सैलरी में क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सैलरी में इंक्लूडेड है बेसिक सैलरी। ठीक है, फिर है डियरनेस अलावेंस। ओके, और उसके बाद में वो भी इन टर्म्स, और थर्ड है आपका टर्नओवर कमीशन। ठीक है, तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंसेस, वो भी इन टर्म्स। क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहेगा, डियरनेस अलावेंसेस इन टर्म्स, आउट ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो आपको सैलरी में, इस सैलरी में क्या इंक्लूड करना है, सिर्फ इन टर्म्स वाला अमाउंट इंक्लूड करना है, आउट ऑफ टर्म्स वाला अमाउंट नहीं इंक्लूड करना है। और कमीशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा कमीशन है, टर्नओवर कमीशन। अगर अदर कमीशन भी दिया होगा तो वो इस सैलरी में क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, 50 या 40% ऑफ सैलरी। 50% किसके लिए, मेट्रो सिटीज़ के लिए, 40% किसके लिए, अदर सिटीज़ के लिए। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। ठीक है, जो भी लोअर होगा उतना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेट से फॉर एग्जाम्पल आपको हाउस रेंट अलावेंस मिला है 30,000। ठीक है, ओके, आपका रेंट है 25,000। ठीक है, समझ में आ गया। अभी आपका सैलरी है, टोटल सैलरी बता रहा हूँ, इसको ये तीनों मिला के, बेसिक प्लस डियरनेस प्लस टर्नओवर मिला के आपका है 1 लाख रुपया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया 3। अभी चलो एग्जेम्पशन फाइंड करते हैं, कितना मिलेगा। पहली बात तो मेरे को अलाउंस कितना मिल रहा है, 30,000 का, राइट। अभी इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन माइनस करूंगा, क्या 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 कंडीशन है, 50% मुंबई में रह रहा है। ठीक है, ये मुंबई में रह रहा है। ओके, तो क्या मिलेगा, 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी कितना है, 1 लाख। तो 50% ऑफ 1 लाख, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है मेरे को, 30,000। अलावेंस नहीं यहाँ पे, ओके, हाँ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है मुझे, 30,000। ठीक है, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना है, 25,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 1 लाख का 10% कितना है, 10,000। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर। तो 1 लाख का 50% कितना होता है, 50,000, राइट। तो 50,000, 30,000 और 25 माइनस 10 कितना होगा, 15,000। ओके, तो 50, 30 और 15 कितना कौन सा लोअर है, 15। तो 15,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो मेरा टैक्सेबल अलाउंस कितना आएगा, 15,000। तो ये मेरा किधर जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा वो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था पर्टिकुलर्स, तो उसमें से आप लिखोगे अलाउंस के अंदर लिखोगे एचआरए के अंदर ये क्या बोलते हैं आप, वर्किंग करोगे, और वर्किंग के अंदर आप लिखोगे 15,000। ठीक है, ये क्या है, टैक्सेबल है। समझ में आ गया क्या, कैसे होगा ये, समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे क्या करते हैं, अभी हम लोग करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस छोटा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ओके,
अब देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस दो तरीके से होगा, ठीक है। एक होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने के लिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और एक अदर एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अलग क्या बोलते हैं कंडीशन है और अदर एम्प्लॉयज़ का अलग कंडीशन है। अदर एम्प्लॉयज़ को अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हुआ तो पहले आप उसको फर्स्ट इंक्लूड करोगे किसमें, अलाउंसेस में, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको डिडक्ट करोगे किस नाम से, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो फर्स्ट इंक्लूड एंड देन डिडक्ट। तो कितना एग्जेम्पशन, कितना आपको क्या बोलते हैं डिडक्ट करना है वो आपके हम लोग देखेंगे। 1.5 ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, बेसिक सैलरी, ओके, बेसिक सैलरी। बाकी वो जो भी था वो वाली सैलरी इंक्लूडेड नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और ₹5,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो इतना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, इतना आप डिडक्ट कर सकते हो, ओके। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। अदर एम्प्लॉय में अगर अलाउंस मिल रहा है एंटरटेनमेंट तो वो क्या टैक्सेबल है, वो सीधा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में पहले तो आपको अलाउंस में उसको इंक्लूड करो, उसके बाद में उसको क्या करना है, डिडक्ट करना है, ठीक है। तो लेट से आपको 10,000 रुपया मिल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओके। तो आप पहले लिखो, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अलाउंस में से लिखोगे एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओके, 10,000, ठीक है। फिर जब आप डिडक्शन में जाओगे तो डिडक्शन इधर लिखोगे एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। आप देखो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 1.5 ऑफ बेसिक सैलरी, ओके। आपकी बेसिक सैलरी है 50,000, ओके, ठीक है। 1.5 ऑफ 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी 50,000। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 10,000 एंड ₹5,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो 1.5 ऑफ 1/5 ऑफ 50,000 कितना होगा, 5 1 10,000 होगा, राइट। तो 10,000 और 10,000 विच एवर और 5,000 विच एवर इज लोअर, तो 5,000 यहाँ पे लोअर है तो 5,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका इधर ग्रॉस सैलरी आएगा, ग्रॉस सैलरी के बाद में 5,000 डिडक्शन में लेके तो आपको नेट सैलरी आ जाएगा। नेट सैलरी अगर इतना ही करूँ तो मैं क्या आ जाएगा, 5,000, ठीक है। समझ में आ गया। पहले आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, उसके बाद में डिडक्शन में आपको डिडक्ट करना है। कितना डिडक्शन मिलेगा ये आपको कंडीशन के हिसाब से देखना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी है, पूरी सैलरी में हम लोग ने जो पहले किया था HRA में वो सैलरी नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सैलरी चैप्टर में इतना याद रखना, सैलरी में आपको याद रखना है क्या क्या आने वाला है। इसमें एंटरटेनमेंट में सिर्फ बेसिक आने वाला है, HRA में बेसिक प्लस DA इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो और उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग आगे करते हैं, तो अभी हम लोग आगे क्या करते हैं, प्रोफेशन टैक्स, जो डिडक्शन मिलने वाला हम लोग को, ओके, उसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेशन टैक्स, ओके, अगर पेड है, पेड होगा या तो आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको क्या बोलते हैं, डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, ओके, डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर पेड है, पेड बाय एम्प्लॉय होगा, खुद ने पे किया होगा, मैंने पे किया होगा या मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया होगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने पे किया होगा तो डिडक्ट कर लो डायरेक्ट, ठीक है। एम्प्लॉयर ने पे किया होगा तो पहले इंक्लूड करो ग्रॉस सैलरी में, उसके बाद में डिडक्ट करो, ठीक है। इंक्लूड इन ग्रॉस सैलरी एंड देन डिडक्ट, ओके, समझ में आया। तो ये कैसा होगा, अभी हम लोगों ने जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस सीखा, पहले इंक्लूड कर दो उसको ग्रॉस सैलरी में, उसके बाद में उसको डिडक्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉई ने पे किया तो डायरेक्ट डिडक्ट करने का, ओके, समझ में आ गया। लेकिन अगर आउट सिर्फ क्या होगा, पेड होगा तब, आउटस्टैंडिंग होगा तब क्या है, नॉट अलाउड है, डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। प्रोफेशन टैक्स के बारे में छोटा सा है बट याद रखने जैसा है, सब कुछ याद रखने जैसा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से समझ के करो। अगर आपको नहीं समझ में आया वापस से देखो, वापस से पढ़ो, ठीक है, ओके। तो ग्रेच्युटी, ठीक है। अब देखो ग्रेच्युटी में भी 3 पार्ट होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है,
पोगा एम्प्लॉयज एंड अदर एम्प्लॉय। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा अदर एम्प्लॉय है, पोगा है। गवर्नमेंट तो आपको समझ में आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो लिखा होगा। पोगा एम्प्लॉयज ऐसे एम्प्लॉयज है जो ग्रेचुटी है ना एक स्कीम के हिसाब से ले रहे। ओके, एक क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि पोगा एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या एग्जेम्पशन होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो वो बाकी क्या हो गए, बाकी सब एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, अदर एम्प्लॉयज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी देखो ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जितना भी आपको अलाउंस ग्रेचुटी मिल रहा है वो सबका सब क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट होगा। ओके, पोगा एम्प्लॉयज के लिए अलग होगा, अदर एम्प्लॉयज के लिए अलग होगा। पहले हम लोग पोगा एम्प्लॉयज का देखते हैं। 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और ₹20 लाख विच एवर इज लोअर। ठीक है, समझ में आ गया। तो 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, मतलब आपको जितना साल आपने काम किया। ओके, जितना साल आपने काम, ग्रेचुटी कब मिलती है आपको, जब आप क्या बोलते हैं, रिटायर हो जाते हो तब की बात है। ओके, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना लगेगा, जितना साल आपने काम किया। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितनी ग्रेचुटी आपको मिली, और फिर ये क्या है 20 लाख मैक्सिमम। तो इसमें से जो भी लोअर होगा वो आपको क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, अभी देखो इसमें सैलरी दिया है। अब इस सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड है पहले वो देखते हैं। सैलरी किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, पोगा के लिए। ठीक है, पोगा एम्प्लॉयज के लिए। तो सैलरी देखते हैं। सैलरी में देखो लेटेस्ट बेसिक सैलरी प्लस DA बोथ। ओके, ये आएगा सैलरी के अंदर। सैलरी में क्या क्या आएगा, लेटेस्ट बेसिक सैलरी मतलब रिटायर होने के पहले जो भी उसको सैलरी मिलती होगी वो पर मंथ है, ये पर मंथ है याद रखना। प्लस DA बोथ मतलब DA इन टर्म्स और DA आउट ऑफ टर्म्स दोनों। ठीक है, तो इसमें आपको टर्नओवर कमीशन वो सब नहीं आएगा। तो ये भी पर मंथ है और ये भी पर मंथ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सैलरी में क्या आएगा, लेटेस्ट बेसिक सैलरी प्लस DA बोथ। अभी देखो नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, अभी देखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स अगर समझो आपने 24 साल 9 महीने काम किया। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ होगी, कितना हो जाएगा 25 साल। ठीक है, अगर आपने 24 साल 5 महीने काम किया तो आपका राउंड ऑफ होगी, कितना हो जाएगा 24 साल। तो मतलब क्या हुआ, अगर वो 6 महीने से ऊपर है आपका पॉइंट, मतलब 6 महीने तक ही काम किया, 6 महीने से ऊपर काम किया तो वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। ओके, और अगर आपने 6 महीने से कम काम किया तो जितने साल आपने काम किया उसका नॉर्मल ईयर्स। तो लेट्स से अगर आपने 24 साल 9 महीने काम किया तो कितना हो जाएगा, वो 25 साल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 24 साल 5 महीने काम किया तो कितना होगा नंबर ऑफ ईयर्स में, 24 साल। ठीक है, 25 साल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, फॉर ईयर्स। ओके, 25 ईयर्स। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ, इट इज मोर देन। तो जो भी फ्रैक्शन है, जितना भी फ्रैक्शन है वो राउंड ऑफ करना है। ओके, इफ इट इज मोर देन 6 मंथ्स। ओके, अगर 6 महीने से ज़्यादा, जैसे इसमें 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको राउंड ऑफ करके 25 कर दिया, और 6 महीने से कम है तो उसको राउंड ऑफ नहीं करना है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये पोगा एम्प्लॉय के बारे में। पोगा एम्प्लॉय 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ। सैलरी में आएगा लेटेस्ट बेसिक प्लस DA बोथ, और नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स अगर राउंड ऑफ 6 महीने से ऊपर है तो राउंड ऑफ करके 25 कर लो, नहीं है तो राउंड ऑफ मत करो। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इंटू और ₹20 लाख विच एवर इज लोअर, याद रखना। ठीक है, ठीक है। अदर एम्प्लॉयज़ की, अदर एम्प्लॉयज़ में आपको कितना एग्जामेशन मिलेगा, 1.5 हाफ ऑफ सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड ₹20 लाख विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये तीनों कंडीशन, सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस है, इधर 15/26 है, इधर 1/2 है। ठीक है, 1/2 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 20 लाख विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब यहाँ पर इतना ध्यान रखना
ये सैलरी पर मंथ में क्या आएगा और ये नंबर ऑफ ईयर्स की क्या कंडीशन है वो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं सैलरी पर मंथ इसमें क्या आएगा। ओके ओके, तो अभी आप देखते हैं अदर एम्प्लॉयज़ का सैलरी पर मंथ में क्या आएगा। फर्स्ट, एवरेज बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस एवरेज DA इन टर्म्स पर मंथ प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन, ठीक है। समझ में आ गया, ये भी पर मंथ। तो तीनों क्या हो जाएगा, एवरेज बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस एवरेज DA इन टर्म्स और एवरेज टर्नओवर कमीशन। ये किसका सेम टू सेम है, HRA का, बस डिफरेंस इतना है इसमें एवरेज है। अब एवरेज कितने महीने का लेना है आपको, एवरेज आपको लेना है 10 महीने का, 10 महीने पहले का आपको लेना है, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। एवरेज लेना आपको 10 महीने का प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी देखो, लेट्स से इसको 1 अप्रैल 21 से लेके इसने क्या बोलते काम किया 1 मार्च तक, 1 मार्च 22 तक, ठीक है। तो कितने महीने काम किया इसने, 11 मंथ्स काम किया, राइट, ठीक है। तो अभी देखो 1/4/21 से लेके कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, 1/4/21 से लेके 1/12/21 तक इसको क्या मिल रहा है, 10,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, 1 लाख पर मंथ सैलरी मिल रही है, ठीक है। समझे, सैलरी में अभी के लिए एग्जाम के लिए ये तीनों इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये अलग ये अलग ये अलग दिया होगा, लेकिन मैं अभी इसके लिए क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, 1 लाख पर मंथ मिल रहा है। फिर 1 जनवरी 22 से लेके जितने टाइम तक उसने काम किया उसको मिल रही है 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 पर मंथ। ओके, समझ में आ गया। तो अभी देखो इसमें क्या बोला, 10 महीने का एवरेज निकालो, लेकिन प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो इसको 1 मार्च को इसने रिटायर किया, मतलब लास्ट 31 फरवरी को उसने रिटायर था, 31 नहीं 28 फरवरी को उसने रिटायर किया, तो फरवरी वाला आपको काउंट नहीं करना है। तो जनवरी में उसको कितना मिला, 1,10,000, राइट, प्लस दिसंबर से लेके अप्रैल तक, राइट, दिसंबर से लेके अप्रैल तक 1 लाख इंटू 9, राइट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने हो गए, 9 प्लस 1 10, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 9 कितना हो, 9 लाख प्लस 1,10,000 डिवाइड बाय 10, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब टोटल करोगे तो आपको आएगा 10,10,000 डिवाइड बाय 10, तो आपको आएगा 1,01,000, ठीक है। तो आपका पूरा टोटल क्या है, 1,01,000, ओके, प्लस 1 लाख, अगर 1,01,000 यहाँ पर आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, समझो इसने काम किया 24 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1,01,000 इंटू 24, ये इसका आंसर आएगा। फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव समझो उसको 15 लाख मिला ग्रेचुइटी में, ओके। फिर 20 लाख विच एवर इज लोअर, तो जो भी मिलेगा उसको आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। एवरेज का मतलब समझा आपको कि एवरेज आपको पिछले 10 महीने का करना है प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट उसको छोड़ दो, उसके पहले के 10 महीने का आपको एवरेज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें सिर्फ यही है अदर एम्प्लॉय में नंबर ऑफ ईयर्स अगर आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ नहीं करना है, तो आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। तो अगर समझो 24.9 मंथ्स काम किया है तो भी आप क्या लिखोगे, 24 मंथ्स। अगर उसने 24.3 मंथ्स काम किया है तो भी आप लिखोगे 24 ईयर्स, ओके, 24 ईयर्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो राउंड ऑफ आपको नहीं करना है, इसमें क्या है, पोगा में राउंड ऑफ करना है, इसमें क्या है, राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। और इसका सैलरी आपके अंदर क्या आएगा, एवरेज बेसिक सैलरी, एवरेज DA इन टर्म, एवरेज टर्नओवर कमीशन पर मंथ का ये सब, और एवरेज कैसे निकाला मैंने आपको अभी समझा दिया, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ग्रेचुइटी में इतना ही है। गवर्नमेंट वाले को क्या मिलेगा, फुल्ली एग्जाम, पोगा को ये और अदर एम्प्लॉयज़ को ये, ठीक है। समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे करते हैं पेंशन, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं पेंशन। पेंशन 2 टाइप की होगी, अनकम्यूटेड मतलब आप महीने में ले रहे हो, एक महीने में ले रहे हो, और कम्यूटेड मतलब एक साथ लोगे,
ठीक है, मतलब जब आपको पेंशन देंगे तब आप क्या बोलोगे, मेरे को हर महीने दो, तो फिर वो क्या हो जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर आप कम्यूटेड ले रहे हो, मतलब आप लमसम ले रहे हो एक साथ, ठीक है, तो आपको क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। आपके क्या क्या एग्जेम्पशन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। 2 टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और अदर एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट के अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो, ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ओके, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ओके। लेकिन अदर एम्प्लॉयज़ में देखो, इफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, ठीक है, इफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो समझो, कम्यूटेड ले रहा है, लमसम ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं अदर एम्प्लॉय हूं और मेरे को ग्रेचुटी भी मिल रही है, तो मुझे कितना एग्जेम्प्ट होगा, पेंशन कितना एग्जेम्प्ट होगा, अप टू 33.33%, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन मेरे को ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, तो मेरे को एग्जेम्प्ट कितना होगा, 50%, ओके, समझ में आ गया। तो पेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेंशन अगर आपने अनकम्यूटेड लिया, मतलब आपने महीने महीने ले रहे हो, तो पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन आप कम्यूटेड ले रहे हो, एक साथ पूरा लमसम ले लिया, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट के लिए पूरा एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अदर एम्प्लॉयज़ में अगर आप ग्रेचुटी ले रहे हो, तो आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, 33.33%। अगर आप नहीं ले रहे हो, तो आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, 50%, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम पेंशन बहुत छोटा है, ठीक है। अभी हम लोग आगे करते हैं लीव सैलरी। लीव सैलरी करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ग्रेचुटी पेंशन जो भी है वो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए समझाया क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो अगर क्वेश्चन में आ भी गया कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको इतना ग्रेचुटी दिया है, तो आप फिर ये मत समझना कि क्या बोलते कॉलेज वालों ने बोल दिया कि नहीं आने वाला तो नहीं आने वाला, क्या बोलते अदर एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं आने वाला। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर क्वेश्चन पूछ लिया, बता दिया, पॉइंट दे दिया कि क्या बोलते ग्रेचुटी दी है, लेकिन वो फुल्ली एग्जेम्प्ट ही है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो समझ में आ गया। इसलिए मैंने आपको सिखाया कि आपको याद रहे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ओके। तो एग्जाम में अगर आपको ग्रेचुटी और पेंशन आ भी जाए, तो इतना याद रखना वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो आपको 0 लिखना, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। एग्जाम में ग्रेचुटी और पेंशन नहीं आने वाला, ओके। अभी हम लोग आगे करते हैं लीव सैलरी। अभी हम लोग समझते हैं लीव सैलरी क्या होता है। लीव सैलरी का मतलब, लेट से आपको एम्प्लॉयर आपको 40 दिन का लीव दे रहा है पूरे साल में, ठीक है, लेकिन आपने 10 दिन का ही लीव ले लिया, ठीक है, और बाकी आपने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया, या फिर आप एनकैश करो। 2 मेथड होंगे यहाँ पे, एनकैश करो या कैरी फॉरवर्ड करो। लेकिन आपको समझ में आ गया लीव सैलरी का मतलब क्या। आपको 40 दिन का लीव दिया है, लेकिन आपने क्या 10 दिन का लीव लिया, तो आपका जो 30 दिन बचा है वो आपको एनकैश करोगे, या तो आप क्या करोगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो एनकैश्ड ड्यूरिंग द सर्विस ईयर्स, ओके, या तो आप एनकैश्ड इन रिटायरमेंट, एनकैश्ड इन रिटायरमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर या तो आप एनकैश करोगे सर्विस के टाइम पे, जो 30 दिन बचे आपके, उसका आप क्या बोलते हैं लीव सैलरी लोगे, या तो आप रिटायरमेंट के टाइम पे उसको एनकैश करोगे, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं सर्विस के टाइम, जब आप काम कर रहे हो तभी एनकैश करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, जो भी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको फुल्ली टैक्सेबल है, ओके। पेंशन के टाइम में भी जब मैंने बोला फुल्ली टैक्सेबल, तो फॉर ऑल एम्प्लॉयज था, ओके। एनकैश्ड इन रिटायरमेंट, इसमें क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या तो अदर एम्प्लॉय होगा, ओके, अलग अलग होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर एनकैश करता है रिटायरमेंट के टाइम जो लीव सैलरी है, तो उसको क्या मिल जाएगा, फुल्ली एग्जेम्पशन मिल जाएगा उसमें से, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉय है, ओके, तो अदर एम्प्लॉय को कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, वो है कंडीशन के हिसाब से, लीव क्रेडिट इनटू सैलरी पर मंथ, सेकेंड है 10 months into salary per month, 10 months into salary per month, थर्ड है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, and fourth is rupees 5 lakh whichever is max, 3 lakh whichever is lower,
मैक्स 3 लाख विच एवर इज लोअर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर अदर एम्प्लॉय है ओके, तो वो अगर एनकैश कर रहा है रिटायरमेंट क्या है उसका लीव सैलरी, वो कर रहा है अगर एनकैश लीव सैलरी रिटायरमेंट के टाइम, तो उसमें उसको इसमें से एग्जेम्पशन मिलेगा। लेट से उसको 1 लाख रुपया क्या बोलते हैं एनकैश मिल रहा है, मतलब लीव सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो इसमें से कितना एग्जेम्पशन होगा, लीव क्रेडिट इनटू सैलरी पर मंथ, 10 मंथ्स इनटू सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या मैक्स 3 लाख विच एवर इज लोअर। ओके, तो अभी देखो इसमें भी क्या आ गया, सैलरी आ गया। अब सैलरी में क्या क्या आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। सैलरी ओके, फर्स्ट आएगा एवरेज बेसिक सैलरी पर मंथ। ओके, पर मंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस एवरेज डीए इन टर्म्स पर मंथ, प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन पर मंथ, एवरेज टर्नओवर कमीशन पर मंथ। ओके, अब एवरेज कितने महीने का लेना है आपको, ओके, एवरेज ऑफ 10 मंथ्स सेम बट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके, समझ में आ गया। एवरेज कितना लेने का, 10 महीने का, लेकिन अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। हम लोग ने जब पहले देखा था तो उसमें क्या था, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जो पहला महीना हम लोग ने फरवरी छोड़ दिया था, उसके बाद हम लोग जनवरी से किया था। इसमें हम लोग क्या करना है, उसमें फरवरी इंक्लूडेड करना है। ठीक है, बाकी कंडीशन सेम है, एवरेज बेसिक सैलरी, एवरेज डीए इन टर्म्स, एवरेज टर्नओवर कमीशन। ठीक है, ग्रेचुटी के टाइम पे हम लोग ने क्या बोलते हैं, 1 महीना प्रीसीडिंग किया था, इसमें अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो लीव क्रेडिट इनटू सैलरी पर मंथ, 10 मंथ्स इनटू सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्स 3 लाख विच एवर इज लोअर। ओके, अभी देखो लीव क्रेडिट की बात करते हैं। ओके, अलाउड और गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल है, वो अभी हम लोग देखेंगे। लेट से आपको लीव अलाउड है, एम्प्लॉयर ने आपको लीव कितनी दी है, 40 दिन की। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से सिर्फ आपको अलाउड कितनी है, 30। ओके, अगर क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर आपको 50 दिन का देता है साल में लीव सैलरी, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है, सिर्फ 30। ओके, तो जब आप कैलकुलेट करोगे लीव क्रेडिट, ओके, तो आपको 30 लेकर कैलकुलेट करना है। ठीक है, माइनस लीव टेकन। ओके, तो अगर आपने 10 दिन यहाँ पे ली तो 10 दिन यहाँ पर भी माइनस होगा, तो 20 दिन पे आपको लीव क्रेडिट होगा। यहाँ सर यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 40। ठीक है, तो आपको ये नहीं लेना है। ओके, आपको क्या लेना है, गवर्नमेंट का लेना है। ओके, तो लीव क्रेडिट जब आप कैलकुलेट करोगे तो गवर्नमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ये अलाउड के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना है। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि लीव क्रेडिट अलाउड इज 50 डेज एंड एम्प्लॉयर हैज टेकन लीव फॉर 20 डेज, तो आपको ये नहीं देखना है कि 50 है, आपको ये देखना 30 माइनस 20, 10 डेज। 10 डेज का उसको क्या मिलेगा, लीव सैलरी मिलेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। 30 आपको इंक्लूड करना, 50 नहीं इंक्लूड करना। ओके, याद रहा। तो लीव क्रेडिट इनटू सैलरी पर मंथ, 10 मंथ्स इनटू सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैक्स 3 लाख विच एवर इज लोअर। ओके, तो सैलरी में क्या क्या आएगा, एवरेज बेसिक सैलरी, एवरेज डीए इन टर्म एंड एवरेज टर्नओवर कमीशन। ठीक है, ये किसके लिए था, लीव सैलरी के लिए था। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे परक्यूजिट, उसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद परक्यूजिट्स। ओके, परक्यूजिट्स। ओके, अब देखो अलाउंसेस एक क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है, अलाउंस जब देते हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, पहले ही दे देते हैं। ठीक है, परक्यूजिट्स क्या होता है, परक्यूजिट तब देते हैं जब वो एक्सपेंस एक्चुअली इनकर होता है। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। अलाउंस और परक्यूजिट में अलाउंस पहले ही दे देते हैं, पहले ही पैसे दे देते हैं, 10,000 रुपये रख, और उसके बाद में जितना होगा उसमें से एग्जेम्पशन होगा और फिर वो टैक्सेबल होगा। परक्यूजिट तब देते हैं जब आपका खर्चा होगा तब, उसके पहले आपको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, अब परक्यूजिट में बहुत सारे परक्यूजिट्स आते हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे क्या क्या आता है। ओके, फर्स्ट परक्यूजिट है मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयर एक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी के परक्यूजिट पैसा देता है। ठीक है, अब देखो उसमें अगर आप मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में लेते हो और आउटसाइड इंडिया में लेते हो,
ठीक है। इंडिया में अगर आप ट्रीटमेंट के लिए लेते हो, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं इलाज करने के लिए लेते हो, तो किन किन हॉस्पिटल में लेना चाहिए आपको? पहली बात तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, या तो रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, कोई बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हो, या रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल मतलब क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइज बाय RBI, ठीक है। और एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, जैसे धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल हो गया, फिर टाटा का कोई हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, आप उनके हॉस्पिटल में लेते हो, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में, रिकॉग्नाइज बाय RBI, जो भी RBI बोलता है कि भाई ये हॉस्पिटल में जाओ तब आपको परक्यूजिट का एग्जेम्पशन मिलेगा, वो वाले हॉस्पिटल में। तो अगर आप ट्रीटमेंट के लिए लेते हो, अपने इलाज के लिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट मिलेगा। जितना भी आपको परक्यूजिट होगा वो आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट मिलेगा। लेट से आपको एम्प्लॉयर आपको 50,000 का परक्यूजिट देता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, और आपने इन हॉस्पिटलों में किया है ट्रीटमेंट, इन तीनों में से किसी में भी, ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा 50,000 क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मेडिकल फैसिलिटी देता है अदरवाइज किसी और चीज़ के लिए, एम्प्लॉयर बोलता है कि ले भाई 10,000 रुपया ले, तेरा चेकअप करा के आ, ठीक है, चेकअप के लिए आपको देता है, या किसी के लिए भी देता है, आपको क्या बोलते हैं मेडिसिन के लेता है, किसके लिए भी देता है, ठीक है। तो वो जो 10,000 परक्यूजिट आपको मिलेगा वो आपको क्या बोलेगा? वो आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? फुल्ली एग्जेम्पशन मिलेगा परक्यूजिट के लिए। लेकिन अगर आप टैक्सेबल दूसरे के लिए किसी के लिए ले रहे हो तो फिर आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या होगा? टैक्सेबल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, ठीक है, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट या स्टे और ट्रैवल, ठीक है, आउटसाइड इंडिया जा रहे हो तो ट्रैवल करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट का तीन यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है। तो देखो, अगर ट्रीटमेंट और स्टे कर रहे हो, ठीक है, उसका अगर आपको परक्यूजिट मिल रहा है, उसका आपको आपने एक्सपेंस किया और एम्प्लॉयर आपको परक्यूजिट दे रहा है, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट है कितना? एज परमिटेड बाय RBI, जितना RBI बोलेगा उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कितना एग्जेम्पशन मिलना है RBI की तरफ से, ठीक है। और अगर बेनिफिट ऑफ ट्रैवल एग्जेम्प्ट है, कंडीशन क्या है? आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या? आपका अगर सैलरी है तो सैलरी पूरे साल का, ठीक है, सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन, उसके बाद में बिजनेस प्रोफेशन से जो इनकम, अदर सोर्सेज से इनकम माइनस डिडक्शन नहीं सॉरी, तो इन पांचों को मिला के आपका ग्रॉस टोटल सैलरी अगर 3 लाख से कम है तो आपको बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, अगर आपको परक्यूजिट मिला तो फिर वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो लेट से फॉर एग्जाम्पल आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो और आपको क्या बोलते हैं, आपने खर्चा किया 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए में आपने ट्रीटमेंट के लिए किया 50,000, ठीक है, और आपने स्टे के लिए किया 30,000, और आपने बेनिफिट ट्रैवल के लिए किया 20,000, ठीक है, और आपको एम्प्लॉय दे रहा है 1 लाख रुपया पूरा परक्यूजिट, ये आपने खर्चा किया तो 1 लाख रुपया उसने एम्प्लॉयर ने दे दिया कि भाई तू रख ये परक्यूजिट के हिसाब से, ठीक है, अलावेंस नहीं है, पहले नहीं दिया, बाद में खर्चा करने के बाद में उसने वो क्या बोलते हैं एक्सपेंस को वापिस से रीइंबर्स कर दिया, ठीक है। तो ये परक्यूजिट जब दिया उसने तभी इसमें से एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 1 लाख है, उसमें अगर परमिटेड बाय RBI की आपको 10% मिलेगा स्टे और ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट और स्टे के लिए आपको 10% मिलेगा। तो 50,000 माइनस 10%, 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000, 30,000 माइनस 10% कितना होगा? 3,000। तो आपका टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 45,000 आपका परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा, और इसमें कितना होगा? 27 परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा। लेट्स से इसका GTI टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितना आता है? 3 लाख से कम आ जाता है, तो ये पूरा 20 का 20,000 जो जिसने ट्रैवल में एक्सपेंस किया है वो पूरा का पूरा उसका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया क्या मैंने बोला? अगर समझो उसने 80,000 दिया होता, ठीक है, और उसके बाद में फिर उसको उस रेशियो में आपको बाइफरकेट करना पड़ता और उसके बाद में फिर आपको एग्जेम्पशन निकालना पड़ता, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये किसके लिए था? मेडिकल फैसिलिटी के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, पेशेंट कौन कौन हो सकता है, मतलब कौन कौन ये सब इसके लिए क्या बोलते हैं एप्लीकेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, ये तीनों, एम्प्लॉय, उसकी बीवी, उसके बच्चे, ठीक है, डिपेंडेंट पेरेंट, डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर,
लेट से माँ बाप भी कुछ कमाते वमाते नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंट है किस पे, एम्प्लॉय पे, तो उनके लिए ये परक्विजिट एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स कुछ कमाते खुद के दम पे है तो ये परक्विजिट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके। और डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर है तो भी उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे तब याद रखना, अगर परक्विजिट डिपेंडेंट पेरेंट के लिए है तो आपको परक्विजिट में एग्जेम्पशन निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिपेंडेंट पेरेंट में नहीं है तो वो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा मेडिकल फैसिलिटी पूरा। इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट के लिए तो इन सब हॉस्पिटल में होना चाहिए, तो अगर हुआ तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज पूरा टैक्सेबल, ठीक है। आउटसाइड इंडिया बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, स्टे और ट्रैवल, ट्रीटमेंट और स्टे तो एग्जेम्प्टेड एज पर आरबीआई परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन में आपको, और बेनिफिट और ट्रैवल एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से कम है तो, ठीक है। ये किसके लिए था, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, ठीक है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एम्प्लॉय ने, या फिर एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम, जो भी एक्सीडेंटल पॉलिसी प्रीमियम, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और एक्सीडेंट प्रीमियम पॉलिसी पे किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है, क्यों। और ये इसमें से कुछ भी आपको टैक्सेबल नहीं हो, मतलब अगर 10,000 इसने मेडिकल प्रीमियम पॉलिसी किया, ठीक है, और क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर आपको 10,000 परक्विजिट दे रहा है, ठीक है, आपको वापस दे रहा है, ठीक है, तो ये 10,000 का 10,000 पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 10,000 हुआ और आपका 5,000 आपको दे रहा है एम्प्लॉय, तो ये 5,000 पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो समझो अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसने 10,000 पे किया, ठीक है, और एम्प्लॉयर ने परक्विजिट दिया 10,000 का, तो ये 10,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसमें आपको कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो समझ में आ गया, इतना था मेडिकल पूरा फैसिलिटी का, ओके। और इतना याद रखना, मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है। अगर मेडिकल अलावेंस बोला, मेडिकल अलावेंस, तो इतना याद रखना हमने क्या किया था, कुत्ता टीसी उधर, ठीक है, कुत्ता टीसी उधर में ये मेडिकल अलावेंस था ही नहीं, ओके। तो ये पूरा का पूरा क्या था, टैक्सेबल, ये अदर अलावेंस में आ जाता है, ओके। तो इतना है, अगर अलावेंस लिख के आया है तो फिर हमको अलावेंस के हिसाब से सोचना है, और फैसिलिटी लिख के आया है तो हमें उसके हिसाब से सोचना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट परक्विजिट था मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, ओके। अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड परक्विजिट, वो है यूज ऑफ मूवेबल एसेट। मूवेबल की बात कर रहा हूँ, इमूवेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मूवेबल एसेट, ठीक है। अभी देखो, यूज ऑफ मूवेबल एसेट में 3 पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। सेकेंड है कार, और थर्ड है अदर एसेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। अगर आपको एम्प्लॉयर आपका क्या बोलते हैं उसके एसेट्स को यूज करने के लिए दे रहा है, ठीक है, कंप्यूटर और लैपटॉप दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पे आपको टैक्स नहीं भरना है। लेट से आपको 50,000 का क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर ने एक लैपटॉप दिया, ठीक है, तो ये जो 50,000 है ये क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ये आपको इस पे टैक्स नहीं भरना है, ठीक है, समझ में आ गया। कार हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। उसके बाद में अदर एसेट्स, अदर एसेट, अदर एसेट में अगर ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मतलब एम्प्लॉयर ओन करता है इसको और फिर आपको यूज करने दे रहा है, या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, मतलब इसने हायर परचेस पे लिया ये, ठीक है, ये ओन नहीं करता है, ओके, और फिर आपको यूज करने दिया, 2 कंडीशन होगी अदर एसेट्स में, या तो एम्प्लॉयर ने ओन किया होगा या तो उसने हायर किया होगा, ठीक है। अगर ओन किया होगा, ठीक है, तो आपको टैक्स कितना लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट,
ठीक है, तो इतना आपको टैक्स लगेगा। लेट से आपका 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, ठीक है, तो इस 1 लाख पे आपको 10% निकालो इसका डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट, ठीक है, तो 10,000 आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, पेड बाय एम्प्लॉयर, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। लेट से उसने हायर के लिए हायर किया है, उसको 10,000 महीने का भरना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये 10,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, समझ में आ गया। और अगर ओन किया है तो कितना, डेप्रिसिएशन 10% ऑन कॉस्ट, तो 10,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप के हिसाब से फुल्ली एग्जेम्प्ट, कार हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। और अदर एसेट लैपटॉप, ये क्या है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर आपको यूज करने दे रहा है, तो जब वो यूज करने दे रहा है तो उसके कॉस्ट को आपको देखना है, क्या वो एग्जेम्प्ट हो रहा है, क्या वो आपको टैक्सेबल हो रहा है। तो अगर कार कंप्यूटर लैपटॉप है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अदर एसेट है, ओन किया है तो 10% ऑन कॉस्ट आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो आपको 10,000 टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 इन द सेंस हायर परचेज, हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे करते हैं, थर्ड देखते हैं, छोटे छोटे ये अभी इसके बाद फ्री रिफ्रेशमेंट्स, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, ऑफिस में आपको फ्री रिफ्रेशमेंट मिल रहे हैं, जैसे कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट जो भी है, तो अगर ये आपको वर्किंग आवर्स में मिल रहे हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स में मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका आपको कोई भी कॉस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपको फ्री रिफ्रेशमेंट जैसे चाय, दूध जो भी मिलता है आपको, अगर आपको ऑफिस में वर्किंग आवर्स में मिल रहे हैं तो वो क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, उस पर आपको टैक्स नहीं भरना है, ठीक है, समझ में आया। फोर्थ, सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो, एक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सेल किया है, ठीक है, तो उसमें कितने में टैक्स भरना है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे आपको टैक्स भरना है, ठीक है, ठीक है, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, ओके। तो जितना आपको मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट लगा है उतना आपको टैक्स देना है। अगर समझो एम्प्लॉय ने 10,000 और दे, मतलब समझो 1 लाख रुपया मैन्युफैक्चरिंग में लगा, ठीक है, आपको फर्नीचर बनाने में 1 लाख रुपया लगा एम्प्लॉयर को, और फिर एम्प्लॉय ने 10,000 रुपया अपने जेब से दे दिया, ठीक है, तो 10,000 इसमें से माइनस हो गया, मतलब रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर रिकवर हुआ तो, ठीक है, तो टोटल कितना माइनस, कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 90,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर कुछ रिकवर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कितना मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट लगा है उतना आपको टैक्सेबल होगा, किसके लिए, सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपका खुद का ही क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का काम है और एम्प्लॉय को आपने दिया, समझो 10 कपड़े दे दिए, ठीक है, आपका कपड़े का दुकान है, आपने कपड़े दे दिए, ठीक है, तो उसमें आपको कितना, वो एम्प्लॉय को कितना कॉस्ट टैक्स भरना पड़ेगा, जितना कॉस्ट लगा है उस कपड़े को बनाने में, ठीक है, समझ में आ गया। अभी टेलीफोन, मोबाइल फैसिलिटी, और टेलीफोन बिल रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर आपको टेलीफोन मोबाइल फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉयर, या फिर आपका टेलीफोन बिल रीइंबर्स कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो जितना भी आपको अमाउंट दे रहा है वो एम्प्लॉयर, वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेट से आपका टेलीफोन बिल आया 1,000 रुपया, ठीक है, और आपको पर विजिट दे रहा है एम्प्लॉयर 1,000, तो ये 1,000 क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर 500 दे रहा है, ठीक है, तो 500 फुल्ली एग्जेम्प्ट, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से टेलीफोन मोबाइल फैसिलिटी या टेलीफोन बिल रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज,
मतलब ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय मतलब आप क्या बोलते हैं, रेलवे वाले हो, रेलवे आप टिकट वाले हो या कुछ भी हो, आप कंडक्टर हो, जो भी हो, ठीक है, आप एक ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय हो, ठीक है, मतलब आपको फ्री टिकट्स मिल रही है। ओके, फ्री टिकट, जैसे आप एयरप्लेन में आप काम कर रहे हो, स्टाफ हो या फिर कुछ भी हो, तो आपको फ्री टिकट्स मिल रही है, ठीक है। तो अगर फ्री टिकट्स आपको एयरलाइन और रेलवे के लिए मिल रही है, ठीक है, एयरलाइन और रेलवे के लिए मिल रही है, ठीक है, आप रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट, उस पर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वो फ्री टिकट समझो, फ्री टिकट की वैल्यू है 5,000, ठीक है, एयरलाइन में जा रहे हो, ठीक है, और आप क्या बोलते हैं, एक एयरलाइन के एम्प्लॉय हो, आपको ये फ्री में मिली, तो ये 5,000 पे आपको टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉयज़ हो, अदर एम्प्लॉयज़ में कौन आ गए, रेलवे और क्या बोलते हैं, एयरप्लेन छोड़ के बाकी रोडवेज हो गए, जो भी हो गए, ठीक है, उसमें आपको टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स लगेगा अदर एम्प्लॉयज़ पे। टैक्स क्या लगेगा, कॉस्ट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, सेम। ओके, अब देखो इसमें है ना, ये टैक्स इसी को लगेगा अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं बताऊंगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, बहुत आगे बताऊंगा, लेकिन ये टैक्स इसको लगेगा, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को लगेगा। क्या क्या कितना टैक्स लगेगा, कॉस्ट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। कॉस्ट इनकर्ड मतलब समझो उसने बस का टिकट लिया, ठीक है, 3,000 रुपये का, ठीक है, 3,000 रुपये का लिया, तो 3,000 रुपया आपको टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में। एम्प्लॉयर ने 3,000 रुपया खर्च किया, वो फ्री टिकट आपको मिली है, लेकिन वो 3,000 रुपये फ्री टिकट का जो पैसा लगेगा वो आपको टैक्सेबल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, ये ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं जब आपको फ्री टिकट मिल रहा है, ठीक है। बस का भी अगर आपको 3,000 रुपये का फ्री टिकट मिलेगा तो भी आपको वो 3,000 रुपया आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखते हैं आगे, अभी हम लोग आगे करते हैं। ओके, तो क्लब फिर आएगा नेक्स्ट परक्विजिट है क्लब फैसिलिटी। ओके, क्लब फैसिलिटी अगर पूरे एम्प्लॉय के लिए यूनिफॉर्मली है, मतलब सबको क्या बोलते हैं, क्लब फैसिलिटी अलाउड है, मतलब आप एक क्या बोलते हैं ऑफिस में जहाँ पे क्लब भी है, ठीक है, वो सब एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये जो भी अमाउंट होगा वो क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ सम एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, तो वो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कितना होगा, कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, समझ में आ गया। तो लेट से आपको एक क्लब फैसिलिटी है, उसमें 1,000 रुपया चार्ज है, ठीक है, ओके, ऑफिस में चार्ज है, तो लेकिन अगर यूनिफॉर्मली है सबके लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सब एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ थोड़े एम्प्लॉय के लिए, तो जो कॉस्ट एम्प्लॉयर ने बेयर किया, जैसे 1,000 बेयर किया उसने, तो उसमें रिकवर्ड अगर कुछ नहीं हुआ तो उसको 1,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। किसको टैक्सेबल होगा, ये एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो कॉस्ट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर परक्विजिट याद है ना आपको एक्सपेंस होने के बाद में मिलता है। ओके, तो अगर 1,000 क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर ने आपको परक्विजिट दिया, ठीक है, तो ये 1,000 आपको क्या है, टैक्सेबल है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग आगे करते हैं। ओके, गिफ्ट अगर आपको मनी में मिला तो वो टैक्सेबल है। ओके, अगर समझो आपको 5,000 रुपया गिफ्ट में दिया एम्प्लॉयर ने तेरे को, तो वो क्या हो जाएगा, 5,000 टैक्सेबल होगा। गिफ्ट अगर आपको काइंड में दिया, कुछ आपको दिया, मतलब पेन दिया या फिर बॉटल दिया, कुछ भी दिया, ठीक है, अगर वो लेस देन 55,000 है, लेस देन 5,000 है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर मोर देन 5,000 है, ठीक है, मोर देन 5,000 है, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर समझो एक डायमंड रिंग दिया आपको, ठीक है, तो वो मोर देन 5000 है, तो डायमंड रिंग में जितना भी आपको पैसा लगा है वो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉय को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो समझो अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आपको डायमंड रिंग दी, ठीक है, और अगर वो 50,000 की है, ठीक है, तो वो 50,000 रुपये आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 5,000 का है उसके नीचे, तो आपको वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे करते हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये आपका हुआ तो ये टैक्सेबल है, ओके। अगर आपको इसका परक्यूजिट मिल रहा है, जैसे आपने गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी के लिए आपको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय ने 10,000 रुपया दिया, ठीक है, तो ये 10,000 रुपया हो जाएगा टैक्सेबल, ओके, समझ में आ गया। तो इसमें कुछ एग्जेम्पशन नहीं है। उसके बाद में एजुकेशन फैसिलिटी, उसके पहले हम लोग कर लेते हैं लंच फैसिलिटी। लंच के लिए दिया, ठीक है, लंच फैसिलिटी आपके क्या बोलते हैं ऑफिस में, ओके। तो अगर लंच फैसिलिटी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स इन ऑफिस प्रीमाइसेस, ठीक है, आपके ऑफिस में आपको क्या बोलते हैं लंच करने को मिलता है, ठीक है, तो जितना भी उस लंच का प्राइस होगा उसमें से आपको एग्जेम्प्ट कितना होगा, 50 रुपया पर मील, ठीक है, एग्जेम्प्ट कितना होगा, 50 रुपया पर मील, बाकी सब क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। और अगर आफ्टर ऑफिस आवर्स हुआ, ठीक है, अगर आफ्टर ऑफिस आवर्स आप लंच करते हो या डिनर करते हो, जो भी करते हो, तो वो पूरा हो जाएगा टैक्सेबल, ठीक है, समझ में आ गया। तो समझो अगर लंच फैसिलिटी के लिए एक प्लेट का आपको 100 रुपया है, ठीक है, तो अगर आप ड्यूरिंग ऑफिस खा रहे हो तो आपको 50 रुपया माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर आप आफ्टर ऑफिस आवर्स खा रहे हो तो 100 रुपया पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसका पैसा आप नहीं भर रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयर भर रहा है, तो इसलिए आपको ये परक्यूजिट हो गया, समझ में आ गया। अभी आगे, अभी नेक्स्ट है एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है। अब देखो एजुकेशन फैसिलिटी में भी 3 पार्ट है, एम्प्लॉय, चिल्ड्रेन और अदर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी तो वो क्या हो जाएगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन सेकेंड क्या है, चिल्ड्रन को कितना एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, ओके। तो इतना याद रखना, पर चाइल्ड है, तो यहाँ पर 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 4 चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जाम्प्ट अप टू क्या बोलते हैं 1000 पर मंथ पर चाइल्ड इफ इन एम्प्लॉयर्स ओन इंस्टीट्यूट और अदर इंस्टीट्यूट वेयर द एम्प्लॉयर टाई अप। मतलब अगर खुद के इंस्टीट्यूट में, जैसे अपना अंबानी का है जो इंस्टीट्यूट, उधर या फिर जहाँ पर एम्प्लॉयर का टाई अप है, उधर अगर आप एजुकेशन फैसिलिटी लेता है आपका बच्चा, तो उसमें आपको कितना 1000 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया पर मंथ आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है। और अगर अदर फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपको फुल्ली टैक्सेबल, जितना भी आपको परक्यूजिट मिल रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, अगर आपको मतलब आपके बच्चे को, ओके, समझ में आ गया। एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को पूरा एग्जाम्प्ट है, चिल्ड्रन को एग्जाम्प्ट है 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, अगर वो खुद के एम्प्लॉयर के खुद के इंस्टीट्यूट में करता है पढ़ाई, या तो एम्प्लॉयर के जहाँ पर टाई अप है वहाँ करता है, अगर अदर फैमिली मेम्बर्स है उसको पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ऊपर की सीट, ओके। फिर आता है फ्री सर्वेंट फैसिलिटी, स्वीपर, गार्डनर जो भी है वो टैक्सेबल है पूरा, ठीक है। अगर आपको सर्वेंट मिल रहा है आपके घर के लिए या किसके लिए भी, तो उनका जो भी पैसा आप वो एम्प्लॉयर दे रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट से आपको एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है 20,000 या 40,000, जितना भी आपको इंटरेस्ट फ्री दे रहा है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। तो देखो अगर आपको 20,000 से जितना 20,000 जितना अगर आपको लोन मिलता है, ठीक है, तो वो लोन में इंटरेस्ट बेनिफिट आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेट से 20,000 पे आपको 4% इंटरेस्ट होना चाहिए, किसके हिसाब से, SBI रेट के हिसाब से, ठीक है। अगर SBI के रेट के हिसाब से आपको 4% इंटरेस्ट देना है, तो 20,000 इंटू 4% जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मोर देन 20,000 है, ठीक है, तो इंटरेस्ट बेनिफिट फुल्ली टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल वैल्यू कितना है वो दिया हुआ है, लोन अमाउंट इंटू SBI रेट माइनस एक्चुअल रेट। लेट से लोन अमाउंट 20,000 से ऊपर है तो वो 1 लाख समझो, ठीक है, 1 लाख इंटू SBI रेट के हिसाब से 12% रेट है, लेकिन एक्चुअल रेट है 4%, ठीक है। एम्प्लॉयर ने बोला 4% में दूंगा, तो लोन अमाउंट कितना है 1 लाख इंटू SBI रेट कितना है 12 माइनस 4 मतलब 8% हुआ, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 8% पे आपको टैक्स भरना है। तो
तो 1 लाख इंटू 8% कितना हुआ 8,000, तो 8,000 पे आपको टैक्स भरना है। ठीक है, समझ में आ गया। इंटरेस्ट बेनिफिट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर 20,000 के ऊपर लोन दिया तो, अगर 20,000 के नीचे दे दिया तो इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो इंटरेस्ट बेनिफिट आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ओके, अब आगे करते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। ठीक है, ओके। अब लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन किस किस को अलाउड है? एम्प्लॉय को अलाउड है, ठीक है, स्पाउस को अलाउड है, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो अगर आपको लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहा है, क्या बोलते हैं अपना एम्प्लॉयर, तो इनके लिए दे रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। आप कितने अमाउंट का मिलेगा, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रन की बात कर लेते पहले। कंडीशन है यहाँ पे, अगर चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर 1/10/1998, ठीक है, अगर बच्चे 1/10/1998 के पहले हुआ है तो कितने भी बच्चों के लिए आपको वो लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउड है। ठीक है, अनलिमिटेड चिल्ड्रन। लेकिन अगर बॉर्न आफ्टर 1/10/1998, ऑन और आफ्टर, ठीक है, अगर 1/10 को या 1/10/1998 के बाद में अगर वो बॉर्न होता है तो सिर्फ 2 चाइल्ड के लिए आपको लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउड है। ठीक है, समझ में आ गया। लीव ट्रैवल कंसेशन इन सब के लिए अलाउड है। चिल्ड्रन में से अगर बॉर्न बिफोर 1/10 है तो जितने भी चिल्ड्रन हुए उनकी सबके लिए अलाउड है। लेकिन 1/10 आफ्टर 1/10/1998 है तो मैक्स सिर्फ 2 चाइल्ड। ओके, उसके बाद में कितना एग्जेम्पशन कितना मिलेगा आपको, मैक्स 2 LTC। ठीक है, इन द कैलेंडर ऑफ 4 ईयर्स, मतलब 4 साल में आपको 2 LTC आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब 1 साल में आपको 1 ट्रैवल कंसेशन फ्री में मिलता है। ठीक है, 1 लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है। ठीक है, तो उसमें से अगर आप वो ट्रैवल कंसेशन आपको एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, कितना 4 साल में 2 आपको एग्जेम्प्ट होगा। लेट से आपको 2013, 14, 15, 16, ठीक है, ये 4 साल है। ओके, तो आप फर्स्ट साल आप क्या बोलते हैं LTC लिया, सेकेंड साल LTC लिया, थर्ड साल आपने LTC लिया, फोर्थ साल LTC लिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 साल का आपको मिल जाएगा एग्जेम्पशन। ओके, उसके बाद में 2 साल आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ओके, ठीक है, समझ में आ गया कैसे होगा ये। ओके, उसके बाद में ओके, ये 4 साल का ब्लॉक होगा। ओके, समझ, अभी 2014 ये ब्लॉक हो गया, अब फिर नया ब्लॉक चलोगा 17, 18, 19, 20। अब इसमें से 4 साल, ठीक है, ये 4 साल क्या है, ठीक है। अगर समझो लेट से अगर ये 4 साल में, ठीक है, एम्प्लॉय 2 LTC आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है, राइट। अगर दोनों एग्जेम्पशन क्या बोल, दोनों LTC वो यूटिलाइज नहीं कर पाया, ठीक है, 2 LTC वो यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो उसमें से 1 LTC आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये 4 साल में आपको 3 LTC में एग्जेम्पशन मिलेगा। समझ में आ गया क्या मतलब हुआ, कि अगर 4 साल के ब्लॉक में अगर वो 2 LTC या 1 LTC उसने यूज नहीं किया, ठीक है, तो उसमें से 1 LTC आपको क्या बोलते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले ब्लॉक में। तो इस पूरे 4 साल में आपको कितना LTC मिल सकता है, 3 LTC, प्रोवाइडेड आपको फर्स्ट ईयर में वो LTC यूटिलाइज करनी है। ठीक है, अगर समझो आपने जो कैरी फॉरवर्ड किया वो आपको फर्स्ट ईयर में यूटिलाइज करनी है, अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आपको वो फिर 4 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 LTC होगी आपकी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे करते हैं, 2 LTC में एग्जेम्पशन मिलेगा। अब कितना एग्जेम्पशन मिलेगा वो देखते हैं, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। ठीक है, ये ट्रैवल के बारे में, ठीक है, ट्रैवल मतलब रेलवे, रोडवेज, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 2 LTC में आपको लीव ट्रैवल आपको क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, अब कितना एग्जेम्पशन मिलता है वो देखते हैं। स्टैंडर्ड अमाउंट एज पर मोड, अमाउंट स्पेंट whichever is लोअर। ठीक है, जितना अमाउंट स्पेंड किया वो, और स्टैंडर्ड अमाउंट एज पर मोड।
अब स्टैंडर्ड अमाउंट क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर एयरवेज है, ठीक है, तो क्या होगा, इकोनॉमी क्लास रेट, मतलब इकोनॉमी क्लास रेट का आपको स्टैंडर्ड लगेगा। अगर रेलवेज है तो फर्स्ट क्लास एसी रेट, फर्स्ट क्लास एसी का रेट लगेगा आपको। और अगर आपको रोडवेज है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, अगर रोडवेज है, आपको रेलवेज अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, फर्स्ट क्लास एसी रेट। अगर रोडवेज है लेकिन आपके पास रेलवेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो रेल से नहीं जा सकते वहाँ पे, तो आपको क्या लगेगा, फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर, फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर। ओके, समझ में आ गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि लीव ट्रैवल कंसेशन आपको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमाउंट दे देंगे और अमाउंट स्पेंड भी दे देंगे, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किस किस के लिए है, ये 6 लोगों के लिए, एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट, डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर। अगर चिल्ड्रन हुए बॉर्न बिफोर 1/10/1998 तो अनलिमिटेड, चिल्ड्रन अगर बॉर्न आफ्टर तो मैक्स 2 चाइल्ड के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउड है, ठीक है। कितने एग्जेम्पशन मिलेंगे आपको, 2 LTC के आपको एग्जेम्पशन मिलेंगे, ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल में आपको 2 LTC आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर समझो आपने 4 साल में 2 LTC का एग्जेम्पशन नहीं यूटिलाइज किया तो इसमें से आपको 1 LTC कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आपको ये LTC यूटिलाइज करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन मिलेगा, स्टैंडर्ड अमाउंट एज पर मोड, अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर। तो लेट्स से स्टैंडर्ड अमाउंट है 5000, ठीक है, और आपने अमाउंट स्पेंड किया 10,000, तो आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, 5000 का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एयरवेज कितना, इकोनॉमी क्लास रेट का आपको स्टैंडर्ड अमाउंट है, फिर रेलवे आपको ये दिया रहेगा, कितना स्टैंडर्ड रेट है आपको ये दिया रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा था लीव ट्रैवल कंसेशन। 2 LTC आपको एग्जेम्प्ट करने मिलेगी, ठीक है, ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। लेकिन अगर आप नहीं यूटिलाइज कर पाए तो 1 LTC आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। इन सबको लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउड है और कितना एग्जेम्पशन अलाउड है ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है, समझ में आ गया। प्रॉपरली देख लो, मैं नोट्स भी डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बट लीव ट्रैवल कंसेशन इतना याद रखना, ये अलाउंस भी है और एक परक्यूजिट भी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको लीव ट्रैवल अलाउंस लिखा है यहाँ पे तो भी आपको यही मेथड यूज करना है, और अगर लीव ट्रैवल कंसेशन लिखा तो भी आपको यही मेथड यूज करना है, ठीक है, समझ में आ गया। लीव ट्रैवल कंसेशन कैसे था, ओके, किस किस के लिए था, इनके लिए, चिल्ड्रन के लिए ये था। अब फिर 2 LTC के बारे में, 2 LTC आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है, लेकिन अगर आप 2 LTC यूज नहीं कर पाए तो उसमें से 1 LTC आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सिर्फ एक, हाँ, दोनों नहीं कर सकते, एक कर सकते हो, तो एक कैरी फॉरवर्ड करके, लेकिन प्रोवाइडेड आपको फर्स्ट ईयर में, अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आपको यूज करना है, ओके। उसके बाद में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, स्टैंडर्ड अमाउंट एज पर मोड, अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर, ओके, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये किसके बारे में था, लीव ट्रैवल कंसेशन। ये क्या, अलाउंस और परक्यूजिट दोनों। तो अगर आपको लीव ट्रैवल अलाउंस आया तो भी यही यूज करना है, यही मेथड लेना है, अगर परक्यूजिट आया तो भी यही मेथड लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, परक्यूजिट्स हो गया। अभी हम लोग करेंगे 3 मेन टॉपिक, उसके बाद में पूरा खत्म हो जाएगा, ओके। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, उसके बाद में रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और प्रोविडेंट फंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी पहले करते हैं हम लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, ओके, ठीक है। अब देखो, तो ये इसके लिए रूल है, ओके। तो ये कब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, इसका रूल क्या है मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। पहला रूल है कि ये स्कीम उसी को एप्लीकेबल होगी जिसकी 40 साल की उम्र हो गई है, 40 इयर्स ऑफ एज, और 10 इयर्स ऑफ सर्विस, मतलब 10 साल उसने काम किया है या तो उसकी 40 साल की उम्र हुई है, तभी उसको इस वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन में एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। ये स्कीम किसके लिए, सभी एम्प्लॉय के लिए, टू ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है, सबके लिए वैलिड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ
अलग क्या बोलते हैं एग्जेम्पशन नहीं है, सभी एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। थर्ड क्या है, ओके अभी इसमें अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना है वो हम लोग देखते हैं, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज सैलरी पर मंथ इंटू 3 months इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, इन ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, ठीक है। और सैलरी पर मंथ इंटू 1 month इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस रिमेनिंग, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड ₹5 lakh whichever is lower, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी देखो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा आपको, सैलरी पर मंथ, सैलरी हम लोग देखेंगे क्या क्या आता है उसके अंदर, इंटू 3 months इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, ओके। सेकेंड में क्या, सैलरी पर मंथ इंटू 1 month इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस रिमेनिंग, ओके। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ₹5 lakh whichever is lower। तो इतना याद रखना, सैलरी पर मंथ 3 months कब आएगा, ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड, और 1 month कब आएगा, मंथ्स ऑफ सर्विस रिमेनिंग, मंथ्स, ठीक है। और उसके बाद में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5 lakh whichever is lower, ठीक है। अब सैलरी पर मंथ में क्या आएगा, सैलरी पर मंथ, ठीक है। सैलरी पर मंथ में आएगा, सेम आएगा, लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस DA इन टर्म्स पर मंथ प्लस टर्नओवर कमीशन पर मंथ, ठीक है। तो ये जो हम लोग ने HRA में था सेम टू सेम इधर, ये लेटेस्ट बेसिक सैलरी, DA इन टर्म्स और टर्नओवर कमीशन, ठीक है, समझ में आ गया। एंड इतना याद रखना, अगर नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है तो इसमें फ्रैक्शन आपको इग्नोर करना है, ओके, फ्रैक्शन इग्नोर करना है। तो लेट्स से अगर आपने 24.5 मंथ्स क्या बोलते सर्विस की है तो आपको सिर्फ 24 मंथ्स इंक्लूड करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा, सैलरी पर मंथ इंटू 3 months इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, सैलरी पर मंथ इंटू 1 month इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 5 lakh whichever is lower, ओके, ठीक है। लेकिन ये स्कीम किसके लिए, 40 years ऑफ एज होगी जिसकी, या उसने 10 years ऑफ सर्विस कंप्लीट कर दी है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं रीट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे रीट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। तो इसमें डायरेक्टली अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा, जितना भी आपको रीट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिला, ठीक है, उसमें से आपको एग्जेम्प्ट कितना है, अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अमाउंट calculated as per Industrial Dispute Act, actual amount received and 5 lakh whichever is lower। अब अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है, अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर डिस्प्यूट 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, ओके। तो इनको अगर ये कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्या बोलते हैं, ये आ जाएगा इधर आ, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 5 lakh whichever is lower आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब सैलरी में क्या क्या आने वाला है, एवरेज बेसिक सैलरी पर मंथ एंड एवरेज DA बोथ पर मंथ, ठीक है। अब एवरेज कितना लेना है, 10 महीने का, ठीक है, 10 महीना, सेम हम लोग ने जो किया था 10 महीना टिल द रिटायरमेंट, ओके, टिल द रिटायरमेंट,
ओके, समझ में आ गया। तो 10 महीना टिल द रिटायरमेंट। आप लोगों ने एक में देखा प्रिसीडिंग, एक में देखा अप टू, और ये भी अप टू, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, इसमें आपको फ्रैक्शन अगर होगा तो उसको आपको क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करना है। ओके, समझ में आ गया। जो हम लोग ने पोगा एम्प्लॉयज में किया था 24.6 था, तो हम लोग ने क्या कर दिया 25, तो सेम इसमें ये करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर 24.5 है तो हमको क्या करना है 24, 6 मंथ से ज़्यादा हुआ तो, ठीक है, जो हम लोगों ने पोगा एम्प्लॉयज में किया था सेम टू सेम। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना है, एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है। सैलरी में क्या आएगा, एवरेज बेसिक सैलरी पर मंथ, एवरेज डीए बोथ पर मंथ, और एवरेज कितना लेना है 10 महीने का, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर्स में आपको फ्रैक्शन राउंड ऑफ करना है। तो 2 जगह आपको फ्रैक्शन राउंड ऑफ करना है, एक यहाँ पर और एक क्या है पोगा एम्प्लॉयज में। फिर अदर एम्प्लॉयज में आपको फ्रैक्शन राउंड ऑफ नहीं करना है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में आपको फ्रैक्शन राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे करते हैं, अब देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोविडेंट फंड, ओके, इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो प्रोविडेंट फंड का क्या बोलते हैं, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें 3 पार्ट के प्रोविडेंट, 3 टाइप्स के यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है, एसपीएफ, आरपीएफ और यूपीएफ, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अब देखो प्रोविडेंट फंड में क्या क्या होता है, ठीक है। एक तो होता है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, राइट, ठीक है। एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ओके, एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और एक होता है इंटरेस्ट, सही, और लास्ट में ये 3 होता है। अदरवाइज क्या होता है, लमसम होता है, राइट, आपने जितना भी पैसा डाला है वो आप क्या कर रहे हो, लमसम निकाल रहे हो, ठीक है। या तो आप क्या बोलते हैं मंथली निकाल सकते हो धीरे धीरे, या तो आप लमसम निकाल रहे हो, ओके, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग को ट्रीटमेंट देखना है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में हमको क्या करना है, इंटरेस्ट में क्या करना है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, और लमसम जब मिलेगा तब हमको क्या करना है, ठीक है। वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा वो हमको देखना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो एसपीएफ मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और यूपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कौन सा प्रोविडेंट फंड में क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कौन से प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपको दिया, अगर स्टैट्यूटरी होगा, रिकॉग्नाइज होगा, अनरिकॉग्नाइज होगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या करना है हमको, ठीक है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉयज ने जो भी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, आप जब सैलरी बनाओगे, ठीक है, सैलरी का पूरा वो पर्टिकुलर्स बनाओगे, उसमें देख एक पॉइंट था पीएफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो उसमें एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का क्या करना है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में हुआ, अगर उसने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना है तो फिर वो क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो भी वो क्या हो जाएगा, इग्नोर, और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो भी क्या हो जाएगा, इग्नोर, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना, क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि इसको आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। जब हम लोग डिडक्शन चैप्टर करेंगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा, फिर इधर भी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, लेकिन यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, समझ में आ गया। तो लेट से एम्प्लॉय ने 10,000 रुपया कंट्रीब्यूट किया प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, तो सैलरी में आपको लिखना ही नहीं है, इग्नोर ही करना है सब जगह, ठीक है। तो आपको ये 10,000 रुपया पूरे सैलरी वाले चार्ट में लिखना ही नहीं है, लेकिन जब आप फिर लास्ट में पूरा टोटल इनकम वाला बनाओगे तो उसमें से आपको जब डिडक्शन माइनस करना है तब आप करोगे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 10,000 माइनस, ठीक है। लेकिन सैलरी में जब करोगे तब आपको ये क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर मारना, ठीक है, समझ में आ गया। अब एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया तो एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो अगर उसने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में किया तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो लेट से उसने 10,000 रुपया एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो ये पूरा 10 का 10,000 क्या बोलते हैं एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और एम्प्लॉय को कुछ भी
टैक्सेबल नहीं होगा। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड किया तो एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, ठीक है। और सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। तो 10,000 है, अगर उसने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में किया है तो 10,000 पूरा सैलरी, समझ रहा हूं, सैलरी प्लस डीए ये पूरा 10,000 है, ओके, समझ रहा हूं, ठीक है। तो माइनस एग्जेम्पशन कितना, 12%, इसका 12% निकालोगे तो 1200 ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा और 8,800 आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉय को टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ओके, समझ में आ गया। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इंटरेस्ट बच गया, राइट, तभी इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, एग्जेम्प्ट है यहां पर, ओके, यहां पर भी एग्जेम्प्ट है। जो भी इंटरेस्ट है उस पर आपको टैक्स नहीं लगने वाला। अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड करो और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड करो, फंड में इन्वेस्ट करो, तो आपको कुछ टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड करोगे तो आपको एग्जेम्प्ट कितना है, 9.5% ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो 9.5% आपको क्या एग्जेम्प्ट है। लेट्स से आप ऐसे प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको 12% मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें से 9.5% आपको एग्जेम्प्ट होगा और 3.5% जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आपको टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, 9.5% आपको एग्जेम्प्ट है, बाकी जो भी बचा रहेगा वो आपको टैक्सेबल होगा, मतलब एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इंटरेस्ट हो गया। अभी लमसम, ठीक है, लमसम में ये क्या एग्जेम्प्ट, इधर भी अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आया तो भी एग्जेम्प्ट, लेकिन यहां पर है टैक्सेबल, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है टैक्सेबल, क्योंकि यहां पर देखो आप समझते होगे कि ये फायदेमंद है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, ये फायदेमंद है, नहीं, क्योंकि जब आपको लमसम मिलता है तो इसमें एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन इसमें टैक्सेबल होता है। अब लमसम में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लमसम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लमसम में देखो आपको 4 पार्ट होंगे, उसमें भी सेम, ठीक है। एक होगा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक होगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होगा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर एक होगा इंटरेस्ट, किसमें, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट लगेगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में, और एक होगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, समझ में आ रहा है। लमसम में 4 होंगे, एक एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, एक एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। इंटरेस्ट लगेगा एक एम्प्लॉय वाले में और एक इंटरेस्ट होगा एम्प्लॉयर वाला, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ओके। जो भी लमसम है, समझो 1 लाख रुपया है, ओके, 1 लाख में 30,000 रुपया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, 30,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, 20,000 इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर और 20,000 इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो 30,000 क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 30,000 वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या है, इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लमसम में टैक्सेबल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये हो जाएगा टैक्सेबल और ये भी हो जाएगा टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो किस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और इसका क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज में, ठीक है, समझ में आ गया। देखो लमसम है, ठीक है, और आपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किया तो आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब टैक्सेबल में भी, लमसम में भी आपको देखना है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने इधर एग्जाम्पल है 30,000, 30,000, 20,000, 20,000, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, इस पर आपको कुछ नहीं देना, आपको टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, पूरा इग्नोर कर दो, छोड़ दो, एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल नहीं, कुछ है ही नहीं, इग्नोर कर दो, छोड़ दो।
फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, टैक्सेबल है, तो ये 30,000 आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। जब आप शीट बनाओगे तो यहाँ पे लिखोगे प्रोविडेंट फंड, उसमें आप लिखोगे लमसम, उसमें आपको क्या लिखोगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 30,000, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय टैक्सेबल है, लेकिन कहाँ टैक्सेबल है, इफोस में, तो ये 20,000 कब आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं ऐड होगा, ओके। फिर 20,000 क्या है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का है तो वो किसमें, इनकम ऑफ सैलरी, तो यहाँ पर 20,000 ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल 50,000 आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ये किसका, एम्प्लॉय का है, पूरा शीट सैलरी एम्प्लॉय को मिल रही है, एम्प्लॉयर को नहीं मिल रही है, तो 50,000 ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। लमसम का क्या हुआ, तो अभी हम लोग ने किया था प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इधर वापस लिख देता हूँ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का है वो इग्नोर मारो, ठीक है, वो डिडक्शन मिलेगा अपने को अंडर सेक्शन 80C। एम्प्लॉयर है वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट है, और लमसम है वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड किया तो इग्नोर मारो, एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट कितना, 12% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना, बेसिक सैलरी डीए इन टर्म प्लस टर्नओवर कमीशन, इंटरेस्ट जो होगा वो 9.5% ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो बचे रहेगा परसेंटेज वो टैक्सेबल है, और लमसम एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, और लमसम है टैक्सेबल। लमसम में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इग्नोर, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज भी टैक्सेबल, लेकिन कहाँ पर टैक्सेबल है, इफोस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। समझ में आ गया। और इस तरीके से फिर हमारा सैलरी चैप्टर पूरा खत्म होता है, ठीक है। जो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उसको फिर से रिवाइज करना, फिर से 1-2 बार वीडियो देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए क्या एग्जेम्प्ट है, क्या बोलते हैं एप्लीकेबल है, किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और सम प्रैक्टिस करना जरूरी है, सम प्रैक्टिस करोगे तो आपको ग्रिप आ जाएगा कि ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सैलरी चैप्टर खत्म होता है। मैं सम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर आपको डाउट्स हो तो आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप मेरे को पूछ सकते हो। अगर आपके पास मेरा नंबर भी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद में बचा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और डिडक्शंस, ठीक है, ठीक है। और कैपिटल गेन्स बचा, तो कैपिटल गेन्स मैं कराऊंगा, उसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैं नहीं कराऊंगा। तो मैं उसका PDF का नोट्स जो भी है वो मैं क्या बोलते हैं कैपिटल गेन्स वाले वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ओके। मैं वापस से आपको बता दूंगा, उस कैपिटल गेन्स का जब वीडियो आएगा तब मैं उसमें वापस बोल दूंगा कि नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या सिखाऊंगा, डिडक्शन सिखाऊंगा, उसके बाद में हमारा टैक्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं बचा है और मुझे भी पढ़ाई करनी है, इसलिए फिर मैं बिजनेस, प्रोफेशन और अदर सोर्सेज क्या बोलते हैं नहीं करवाऊंगा। बहुत इजी है इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा, बिजनेस प्रोफेशन थोड़ा लेंदी है बट इजी है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इतना टफ नहीं है, ओके। तो वो दोनों नहीं कराऊंगा, लास्ट डिडक्शंस जो है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अभी सैलरी का पूरा नोट्स का जो PDF है मैंने क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर लो, ताकि जब आप रिवाइज करो या वीडियो देखो तब आपके पास नोट्स सामने रहे और आप नोट्स देख के आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या मैंने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। समझ में आ गया। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज हमारा खत्म हो गया, हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो गया, हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस भी खत्म कर लिया। तो अभी हम लोग कैपिटल गेन्स बचा और डिडक्शंस बचा है, वो खत्म करने के बाद हमारा टैक्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताते रहना कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो भी पढ़े और आप भी पढ़ो अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले 4 दिन में, तो मेहनत करो, ओके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।